दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन। ईरान और रूस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। होर्मुज जलदम रोमदिये का रास्ता बंद करने पर अटक गई दुनिया की सांसें। क्या तेहरान अब अमेरिका को दे रहा सीधा संदेश? अगली खबर में आपको बताएंगे। गाजा में अलग तस्वीर, टूटी मस्जिदों के मलबे पर रमजान की नमाज। ऐतिहासिक अल ओमारी मस्जिद में सीमित वापसी। आसमान में ड्रोन, जमीन पर इबादत। दिखाएंगे गाजा की ताजा तस्वीर। इसी के साथ आपको बताएंगे हेट स्पीच मामले में सीएम हिमंता को एससी से राहत मिलने पर मदनी निराश। बोले टूट रही आखिरी उम्मीद। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और रूस गुरुवार को ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। ये मिलिट्री ड्रिल तेहरान और वाशिंगटन के बीच जिनेवा में हुई हालिया बातचीत के बाद हो रही है। सोमवार को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने होर्मुज स्ट्रेट में भी सैन्य अभ्यास किया था। ये इलाका रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। यहाँ पहले से अमेरिकी नेवी की तैनाती है, इसलिए इस कदम को अमेरिका के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की समाचार एजेंसी इसना ने मिलिट्री एक्सरसाइज के प्रवक्ता रियर एडमिरल हसन मकसूदलू के हवाले से बताया कि दोनों देशों की नौसेनाएं गुरुवार को ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास करेंगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और ईरान रूस की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। हालांकि ये अभ्यास कितने दिन चलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ईरान और रूस के बीच ये एक्सरसाइज ऐसे समय होने वाली है जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत हुई है। ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से 3 घंटे बातचीत की। दोनों पक्षों ने सकारात्मक बयान दिया, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सैन्य कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। दोनों देशों के बीच पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन जून 2025 में इजरायल के बड़े हमले के बाद हालात बिगड़ गए थे। उस हमले के बाद 12 दिन तक युद्ध चला था, जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्षेत्र में बड़ी नौसैनिक ताकत भेजी है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर वारशिप, सैकड़ों लड़ाकू विमान और कई एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। साथ ही लगातार F-35, F-22 और F-16 लड़ाकू विमान भी पहुंच रहे हैं। ईरान ने पहले ही कहा है कि अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो वो होर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है। हालांकि अब तक इसे पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया है। मंगलवार को ईरानी सेना ने होर्मुज जलदम रोमदिये में सैन्य अभ्यास किया। इस दौरान उसने होर्मुज जलदम रोमदिये के एक बड़े हिस्से को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने उस क्षेत्र में मिसाइलें भी फायर की। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान किसी भी संकट की स्थिति में होर्मुज जलदम रोमदिये को बंद करने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक ऊर्जा नौवहन के लिए संकट खड़ा होगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। ये जलमार्ग दुनिया में तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए बेहद अहम है। यहाँ से दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस गुजरता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा सिटी में मंगलवार की शाम एक अलग ही मंजर था। लोग मस्जिदों के अंदर नहीं, बल्कि उनकी टूटी हुई दीवारों और मलबे के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। करीब 2 साल चली जंग के बाद पहली बार रमजान ऐसे समय में आया है जब एक नाजुक युद्ध विराम लागू है। इसके बावजूद हालात अब भी सामान्य नहीं है। तरावीह की नमाज खुले आंगनों, मलबे से भरी जमीन और प्लास्टिक व लकड़ी से बनाए गए अस्थायी ढांचों के नीचे अदा की गई। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के मुताबिक जंग के दौरान 1015 से ज्यादा मस्जिदें तबाह या क्षतिग्रस्त हुई। इनमें से 835 पूरी तरह मिटा दी गई। कई मस्जिदें अब सिर्फ टूटी हुई ढांचे की तरह खड़ी है। जहां पहले गुंबद और मीनारें थी, वहां अब प्लास्टिक की चादरें लटक रही है। संगमरमर के फर्श की जगह लोग टूटी कंक्रीट और रेत पर सजदा कर रहे हैं। नमाज के दौरान आसमान में इजरायली ड्रोन भी मंडराते रहे।
जो इस नाजुक शांति की याद दिलाते हैं। गाजा शहर के पुराने इलाके में लोग ऐतिहासिक अल ओमारी मस्जिद में फिर से पहुंचे। ये फिलिस्तीन की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसकी स्थापना 14 सदियों से भी पहले हुई थी। दिसंबर 2023 में हुए हमले में ये लगभग पूरी तरह तबाह हो गई थी। अब इसके कुछ हिस्सों को अस्थायी सामान से ढककर सीमित रूप से नमाज के लिए खोला गया है। भारी नुकसान के बावजूद सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हुए। जैतून इलाके में एक नमाजी ने कहा, इतनी तबाही के बाद भी लोग यही नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। जंग के दौरान हम हर दिन मर रहे थे, लेकिन ये अब भी हमारी मस्जिद है। गाजा के कई इलाकों में ऐसा ही दृश्य था। मलबे पर लगाए गए नमाजी तंबू जल्दी भर गए। कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए जनरेटर से रोशनी की गई, जबकि कई जगह फटी चादरों से छनकर आती हल्की रोशनी में नमाज अदा हुई। एक इमाम ने कहा, इस साल का रमजान अलग है। लोग जंग, नुकसान और बेघर होने से थक चुके हैं, लेकिन हम कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, चाहे मलबे पर ही क्यों ना हो। 65 साल के एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने जंग में अपने 2 बेटों और एक पोते को खो दिया। इस बार मैं अकेला महसूस करता हूं। उन्होंने कहा, फिर भी वो हर रात अस्थायी जगह पर नमाज पढ़ने पहुंचते हैं। जब यरूशलेम के ग्रैंड मुफ्ती ने रमजान की पहली तारीख का ऐलान किया तो गाजा में खुशी अधूरी सी लगी। पिछले 2 रमजान बमबारी और भूख के बीच गुजरे थे। कई परिवार इफ्तार और सहरी के लिए साधारण खाना भी तैयार नहीं कर पाते थे। अब बड़े स्तर की लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन बेघर होना, बिजली की कमी और तबाही अब भी जारी है। हजारों परिवार मलबे के बीच तंबुओं में रह रहे हैं। इसके बावजूद टूटी दीवारों और अस्थायी पर्दों के पीछे खड़े होकर की गई नमाज अपने आप में एक खामोश हिम्मत और उम्मीद की निशानी थी। अमेरिका के मध्यस्थता से 10 अक्टूबर 2025 से युद्ध विराम लागू है। 2 साल की इस जंग में 72,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, और 1,71,000 से ज्यादा घायल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम के बाद भी सैकड़ों उल्लंघन हुए, जिनमें 603 लोगों की मौत और 1618 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर गाजा में ये रमजान सामान्य हालात की वापसी नहीं, बल्कि दर्द और उम्मीद के बीच जीने की कोशिश का नाम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा हेट स्पीच देने और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो शेयर करने से जुड़ी याचिका पर टिप्पणी की और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो हाईकोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने प्रतिक्रिया देते हुए चिंता जताई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को न्याय पसंद हलकों के लिए निराशाजनक कदम बताया है। दरअसल हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा मियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के असम राज्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो शेयर किए। इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने और इन मामलों की जांच के लिए SIT की टीम गठित करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। महमूद मद्दी ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 32, जिसे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। इसलिए हेट स्पीच और सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट को सख्त और स्पष्ट कदम उठाने चाहिए, बल्कि जरूरत पड़े तो खुद संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी मुख्यमंत्री के कथित हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसे चुनावी राजनीति से जोड़कर हल्का बताया जाए, तो लोगों के मन में न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। मद्दी ने दोहराया कि जमीयत उलमाए हिंद न्यायपालिका के संस्थागत सम्मान में विश्वास रखती है, लेकिन हेट स्पीच जैसे गंभीर मामलों में निष्पक्ष, तेज और सख्त सुनवाई जरूरी है, खासकर जब मामला किसी मुख्यमंत्री से जुड़ा हो, ताकि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।